before this House. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Sudhir Gupta ji. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस शानदार बजट के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया है। मैं कहना चाहूँगा, फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं। फूल इसलिए अच्छे हैं कि खुशबू का पैगाम देते हैं, और बजट इसलिए अच्छा है कि जनता के मन के भाव को जान लेते हैं। और वित्त मंत्री जी इसलिए अच्छे हैं कि इस जनप्रिय बजट में हम आपके परिश्रम को पहचान लेते हैं। अमृतकाल का यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कठोर परिश्रम, अनुशासित जीवन शैली, दृढ़ इरादों का, संकल्पों को पूर्णता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति का, गरीबी से मुक्त हो सके ऐसे प्रयासी भारत का, दुनिया को दिशा दे सके ऐसे प्रभावी भारत का, आर्थिक रूप से सबल भारत का, सामरिक रूप से साहसिक भारत का, सांस्कृतिक रूप से मार्ग प्रशस्त करते ऐसे भारत का, या यूं कहें सब विषयों और सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, ऐसे प्रतिबद्ध भारत का प्रभावी बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित ही भारत के स्वर्णिम काल का यह अमृत संदेश है। इतिहास में यह काल 2014 से आगे का गोल्डन ईरा होगा, स्वर्णिम काल होगा, अमृत काल होगा। हाँ, वो नरेंद्र ही तो होंगे जो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत परोसने में लगे हैं और स्वयं के हिस्से में मंथन से निकला विष गले से लगाया है। मंथन से निकली अन्न, फल, फूल आपकी थाली तक व तिरस्कृत वनस्पति स्वयं के सर लगाया है। समाज की असमरसता का नाग गले लगाकर समरसता का भाव फैलाया है। तभी तो अमृत काल आया है, अमृत बजट आया है। अमृत काल की बेला में G20 की अध्यक्षता आई है। घर में खुशियां लाई है, मंगल गीत हैं, हाथों में मेहंदी रची है और द्वार पर रंगोली है। स्वागत के ताशे बज रहे हैं। देश 2047 के सुखद भारत बनाने में आपके बजट के साये में संकल्पित खड़ा है। युवा पढ़कर रोजगार दे सके ऐसा बनने में अड़ा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुटीर उद्योगों के प्रेरक श्रृंखला लिए खड़ी है। स्वास्थ्य सुधार के बड़े अभियान हैं तो आधुनिक भारत के निर्माण की दृढ़ संकल्पना है। माननीय सभापति जी, निश्चित ही भारत बदल रहा है। तभी तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI कहता है भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी कहता है कि भारत अति गरीबी से मुक्ति के द्वार पर है। माननीय, गरीबी से मुक्ति मिले इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ से अधिक आबादी को निःशुल्क राशन मिले ऐसा सुदृढ़ प्रबंधन किया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 2,05,764 करोड़ का विशाल प्रबंधन किया है। जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा बैंकिंग, स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह बजटीय ताकत बनी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास, स्वामित्व योजना, अनगिनत योजनाएं। माननीय सभापति जी, मैं एक संदेश जो मेरे संसदीय क्षेत्र के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। पुरस्कृत करने का अवसर था 5,000 परिवारों के बीच देश की बजटीय धारणाओं से निकली योजनाओं को घरों तक पहुंचाना। उसमें से एक वाकया है। एक अम्मा है जिनकी उम्र 80 साल है। जन्म आजादी के पहले हुआ। जन्म की खनक बाल मन में कानों में थी कि देश आजाद हुआ है। 5-6 वर्ष की उम्र में यह खनक उनके कानों तक पहुंची कि मैं आजादी में सांस ले पा रही हूं। बड़ी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, दादी बनी। बुढ़ापे का एक ऐसा दौर आया, तब तक घर के ऊपर कोई आश्रय छत नहीं थी। जब भारत सरकार के अधिकारी
जिले के अधिकारियों के साथ उस अम्मा के निवास पर गए तो वो खुश थी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिला था। शाम का समय था। अधिकारियों ने पूछा, अम्मा कैसा लग रहा है? अम्मा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि जीवन के प्रारंभ में आजादी देखी थी, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे को पक्का मकान मिला है। आप चाय पिएंगे क्या? अधिकारियों ने उस अम्मा का चाय पीने का आग्रह स्वीकार किया। बैंक की योजनाओं से उनका बेटा जीवन में पहली बार अपनी बकरी हो सके लेकर आए थे। बकरी का दूध निकाला, घर के अंदर गए, उज्ज्वला गैस के चूल्हे पर और चाय बनाई। शाम का समय था, अंधेरा ढला, उजाला योजना का बल्ब जलाया, तब उस घर में पहली बार आजादी आई। ये संदेश है माननीय सभापति जी बजट की योजनाओं का। आजादी की चमक प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बजट की खनक कैसे 80 वर्षीय अम्मा के घर तक आती है, ये शायद बिना मकसद यात्रा करने वाले यात्री के समझ से बाहर है, या यूं कहें बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो, वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। ये भटका हुआ यात्री एक बार मेरे संसदीय क्षेत्र में आ गए, मंदसौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था माननीय सभापति जी, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान जी के कठोर परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों के सतत लगन से मध्य प्रदेश में दृश्य बदला है। लेकिन इस भटके हुए यात्री को कुछ पता नहीं था। मकसद विहीन यात्रा जहर, भ्रम, झूठ, निर्लज्जता की हद तक बोले। माननीय सभापति जी, परिणाम क्या हुआ? अनगिनत संस्थाओं में आग लगी, सैकड़ों गरीब किसानों के वाहन जला दिए गए, मजदूरों के बेटों ने बैंकों से कर्ज लेकर ट्रकों और वाहनों को खरीदा था, महोदय आग के हवाले। परिणाम गोली चालन, लोगों की मौत, भयानक बर्बादी। मकसद विहीन यात्रा को जनता ने निरस्त कर दिया, क्षेत्र ने अस्वीकार कर दिया। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के निकट राजस्थान का चित्तौड़ है। वहां पर माता रानी है, एक भंवर माता। अब भंवर यानी मधुमक्खी, हनी बी। वह माता है जो भंवर की पूजा आराधना होती है। ये भटके हुए यात्री जब उधर आए थे, मकसद गलत लेकर आने वाले के ऊपर मनुष्य तो क्या देवता भी कैसा प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं, ये रिकॉर्ड पर है। 1 लाख से अधिक भंवर इस भटके हुए यात्री के ऊपर घिरे, पटरी पटरी दौड़े। ये दौड़ते हुए का दृश्य भी है, रिकॉर्ड पर भी है। ये भटकाव, ये छलाव दुनिया को क्या छल सकता है, ईश्वर भी जानता है। पापों का घड़ा भर जाता है। माननीय सभापति जी, अभी मैं सुन रहा था तो 2-3 राज्यों के विषय में, हालांकि मेरा कमेंट्स करने का उद्देश्य नहीं, मगर 2 वरिष्ठ जन बोल रहे थे, एक बंगाल से थे, एक बिहार से थे। अब बंगाल और बिहार की व्यथा, वो कहानी उन्होंने सुनाई, बड़ी दर्द भरी थी। ये परिलक्षित हो रहा था कि वो दोनों सांसद साथी उन सरकारों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें राशि नहीं मिली, उन्हें बजट नहीं मिला। तब मैंने रिकॉर्ड उठाकर देखा तो इस बजटीय संरचना में केंद्रीय कर और शुल्कों से बिहार को 1,02,737 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय कर और शुल्कों के हिस्से की बिहार को जानी है, और 76,843 करोड़ रुपए की विशाल राशि बंगाल को जानी है। मेरे मध्य प्रदेश को 80,183 करोड़ की राशि मिलनी है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस राशि के साथ साथ अपने परिश्रम से उस प्रदेश को सुदृढ़ करने के लिए अभी तो बहनों को लाडली बना रहे हैं, हमने बेटियों को लाडली बनाया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, हम शिकायत लेकर नहीं आए। ये बात इस समस्या को इंगित करती है। इन दोनों सांसद भाइयों का बंगाल और बिहार में अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, जो 80 करोड़ लोगों को राशन, जो गैस का चूल्हा, जो पक्के मकान, और इतनी बड़ी बड़ी राशि 1,02,000 करोड़ की विशाल राशि का उपयोग नहीं कर पाए, इन्होंने सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं तो जनता से यही आग्रह करूंगा कि दोनों भाइयों का स्वागत करें कि अपनी अपनी सरकार की पोल खोल कर चले गए। पापों का घड़ा भरता नहीं है। योजनाएं आती है, नीचे कैसे दुरुपयोग होता है, और कैसे भोली भाली जनता को ऐसे तेज तेज भाषण देकर लोग चले जाते हैं। मैं पिछले बार गलती से कह दें,
या जनता के भ्रम से कह दें मेरे मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, कमलनाथ उसके प्रमुख हो गए। वादे क्या किए थे? यही यात्री थे। इन यात्री ने क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 10 तक गिनना, तब तक सारा कर्जा माफ। भाई साहब वो आज भी खड़े हैं और क्या बोले, हर खेत के पास में प्रोसेस प्लांट लगा दूंगा। ये रिकॉर्ड पर है, हर खेत के पास प्रोसेस प्लांट लगा देंगे ताकि आपका और खेती का उत्पादन सीधा पैक हो जाए। हर गांव में एक मोबाइल का फैक्ट्री होगा अपने गांव के नाम से, मेड इन इंडिया। ऐसा अपना गांव हमारा वहां पिपलिया मंडी था, बोले मेड इन पिपलिया मंडी, मेड इन मंदसौर, मेड इन नीमच बना दूंगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, अभी ढूंढ रहे हैं, इस चुनाव में ढूंढ लेंगे वो। सामाजिक पेंशन 3 गुनी कर दूंगा। बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए दे दूंगा। दूध पर 5 रुपए का बोनस दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन बहनों को बड़ी मुश्किल से गांव में लोग एकत्रित करके और रोजगार के लिए जुटाते हैं, उन बहनों से कहा तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। 60 वर्ष से बड़े पत्रकार भाइयों को कहा तुम्हें सहायता देंगे। सफाई कर्मचारियों से कहा तुम्हें नियमित करूंगा। नेताओं से कहा एक विधान परिषद बना दूंगा। बेघरों से कहा कि तुम्हें 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त दूंगा। और लड़कियों से कहा कि 2 पहिए के वाहन दूंगा। ये पोस्टर लगे हैं, ये घोषणा पत्र है। वो सरकार बन गई थी, वो सरकार रही, वो तो बाद में सिंधिया साहब को समझ में आ गया कि ये भटका हुआ यात्री है, इसलिए सरकार वापिस शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में है। क्या करें माननीय सभापति जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, आंकड़े ले आते हैं, परसेंटेज बताते हैं। गांव का व्यक्ति परसेंटेज में बात नहीं करता, वो तो उसे पता पड़ना चाहिए कि मुझे मिला क्या है। नेहरू की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। मैंने भी सोचा कि नेहरू जी ने कुछ तो किया होगा। मैं जब कमेटियों में गया तो मुझे समझने का मौका मिला कि कृषि पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना अनाउंस की थी, लेकिन अनाउंस करते ही बड़े बांध लाए। लेकिन माननीय सभापति जी, 30 साल से अधिक ब्रिटिश इंडिया ने बड़े बांधों को बनाने के लिए मैपिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग वर्क, टेक्निकल वर्क अपडेट करके महामहिम के हाथ में दिया था। लेकिन उस दौर में जितनी योजनाएं थी उसमें सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी की छाया छत्र भी थी, बाबू जगजीवन राम जैसा विशाल हृदय का व्यक्तित्व भी था, राम मनोहर लोहिया जी का पीछे से कांग्रेस को दी पृष्ठभूमि भी थी। इन सब चीजों को लेकर बातें तो बहुत कर ली। और अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की 51 से 56, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, आप पहले भी कह रहे थे, आज यात्री फिर भटक कर कह रहे हैं। 56 से 61 तक समाजवादी समाज की रचना, बहुत बढ़िया। 61 से 66 तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 66-67 में मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग और भारत के स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति पर काम किया था। 67, 68, 68, 69 और 69-70 में बोले स्थायित्व के साथ विकास। और 71 में गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। हम मनोज कुमार भी प्रभावित हो गए माननीय सभापति जी। उन्होंने एक पिक्चर बना लिया, रोटी कपड़ा और मकान। अरे बड़ा सबको लगा कि भाई और क्या चाहिए, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, छप्पर फाड़ कर वोट दे दिया। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 80-85 में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि की बातें आपने इस सदन में कही, दुनिया के सामने कही। 85-90 में उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अवसर, और 91 में आर्थिक सुधार, मानव संसाधन विकास पर 92-97 पर माननीय सभापति जी देश को समझ में आया, ये भूल छलावा और भटकावा समझ में आया, तब नीति आयोग सामने आया। और नीति आयोग में थिंक टैंक है, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की बात है। इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं और परिणाम सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड सामने आया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सामने आया, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक सामने आया, अटल नवाचार मिशन आया, नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप और विश्वसनीय मदद और विशेषज्ञता प्रदान करने की एक रणनीति सामने आई। देश समझ चुका है। माननीय सभापति जी, कितने बजट और कितने पैसे की बात करें, हम स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। हम स्वास्थ्य पर ही बात कर लें तो आज 86,200 करोड़ का विशाल बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन निर्मला जी ने दिया है। धन्यवाद दूंगा। ये 12-13 में 37,000 करोड़ था। आज ये परसेंटेज में बताते हैं उलझाने के लिए।
ये गरीब आदमी का सिस्टम समझते हैं कि इसे परसेंटेज बता दो, वो एनपीए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट ये हो गया। अरे छोड़ो भाई, बोर्ड जिससे लाते उसे समझा दो कि तुमने क्या किया। मैं तो एक बात जानता हूं कि यथार्थ कैसे होगा। मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री गुजरात थे, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष के रूप में हमने आमंत्रित किया था। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात उस समय आए थे और उन्होंने 2 लाख से अधिक जनता को संबोधित करते हुए कहा था, मैं जानता हूं स्वास्थ्य की सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और लोग अहमदाबाद चलकर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं और यहां स्वास्थ्य की सुविधा सुधरनी चाहिए। आज मैं खड़े हुए फोरम पर कह रहा हूं, आज 14 और 22, मुझे ना आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरे वहां की जनता खुश है। हम आश्चर्यचकित है कि कैसा स्नेह होता है सरकारों का। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय सभापति जी, मेडिकल कॉलेज आए कितना, मेरे यहां 3 जिला मुख्यालय हैं, तीनों जिला मुख्यालय पर 3 मेडिकल कॉलेज, एक बनकर चालू हो गया, एक बनकर चालू हो गया। दोनों इतनी हाइट पर आ गए कि मनसुख भाई यहां बैठे हैं, मांडविया जी, मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दूंगा, नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उनको भी दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद बधाई दूंगा। कमाल कर दिया साहब। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, हम सोच नहीं सकते थे, अभिभूत है हम तो। और 3 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बजट में हमें पता पड़ गया कि नर्सिंग कॉलेज भी आएंगे, कुछ तो मेरे भी दरवाजे आएंगे, इसलिए तीनों में आ जाएंगे और इसीलिए जनता खुश है, प्रसन्न है, अभिभूत है। हम कैसे धन्यवाद दें माननीय सभापति जी। हम जानते हैं कि पोषण अभियानों का परिणाम है एनीमिया मुक्त देश बनाने का परिणाम। अभी राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल आए थे, वो बड़े संवेदनशील हैं। सिकल सेल पर उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया। सिकल सेल जैसी घातक बीमारी आजादी के बाद आज तक दूर न हो सकी, लेकिन भारत सरकार की संवेदनाएं देखो, आपकी सहृदयता देखो कि सिकल सेल मुक्त भारत बनाने के लिए 2047 का लक्ष्य आपने रख लिया। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं 4 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मारे जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय को, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। 2025 भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, इस पर कठोर काम ये देश कर रहा है, इसलिए मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि आज मातृ मृत्यु दर में, बच्चों की मृत्यु दर में और जो गिरावट आ रही थी उसको सुधारने का काम हुआ। कालाजार भारत से मुक्त हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमने देखा, इन्होंने तो उपहास उड़ाए थे जब पहली आपकी सरकार अटल जी की सरकार में और पल्स पोलियो अभियान रोटरी क्लब और अटल जी की सरकार के संयुक्त सहयोग से देश में आया था। 2 बूंद पोलियो, आज उसका परिणाम क्या है माननीय सभापति जी? 2 बूंद पोलियो पिलाने का परिणाम है भारत में किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी अपनी कोख से अपंग बच्चे को जन्म नहीं देती है। यह हिंदुस्तान बनाने का संकल्प अगर लिया है तो वो बजटीय धारणा में प्रकट होता है। माननीय सभापति जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कैसे उपहास थे। एक दिल्ली में माइक से अनाउंस था, एक मुंबई में टिकटों का प्रलोभन था, बसें लगा रहे हैं, अपने घर भेजेंगे, पता नहीं था, लोगों को सड़कों पर चलने को मजबूर कर दिया। माननीय सभापति जी, इनके भटकाने का परिणाम यह आया कि 8 महीने का पेट में बच्चा लिए मां, 1.5 महीने का, 1 महीने का हाथ में बच्चा लिए बहन सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर थी। बसें लगाई इन्होंने, सरकारों ने बॉर्डर पर छोड़ दिया उन लोगों को। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी और देश के तमाम ऐसे तमाम लोगों ने और देश में करोड़ों करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया है। मैं धन्यवाद दूंगा नड्डा साहब को, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। रात दिन करके उन्होंने प्रदेश भर के अंदर, देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, सरकारें खड़ी हुई। हम सब जानते हैं 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का महान अभियान उस समय हम सब के लिए कारगर हुआ और कोई भूख से परेशान न हुआ, ये भारत बनाने के लिए। अब हम तो अपने क्षेत्र की जानते, मेरे तो कई कांग्रेसी मित्र भी हैं, मुझे वोट भी करते हैं। मैं तो यहाँ सार्वजनिक रूप से कहता हूं, उसमें से कई आ भी गए पार्टी में हमारे साथ।
स्नेह का ये रिश्ता दुश्मनी में नहीं चलता है। लेकिन उनकी पत्नियों के, उनकी बहनों के टेलीफोन आ रहे थे, हमारे नेता ने कहा ये मोदी वैक्सीन नहीं लगाना। अरे बाप रे, अरे आपका पत्रकार फोटो खींचता है, ये मोदी वैक्सीन लगा लेंगे तो पार्टी हमें निकाल देगी। हमारे बड़े नेता कह रहे हैं ये वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन। मैंने कलेक्टर से बात किया, मैंने कहा बड़ा परेशानी का काम हो गया कलेक्टर साहब, ये भाभियां सब मुझे टेलीफोन करती है, इन नेताओं को वैक्सीन लगाने के लिए क्या करें। हमने एक अभियान चलाया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब को हमने ऐसे तमाम क्लबों को कहा कि अपने अपने धर्मशालाओं में आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम ले लो, ताकि हम अपने ऐसे भाइयों को जो फोटोग्राफी से डर रहे हैं वैक्सीन के लिए भेज देंगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, ऐसे नेताओं की अपील न सुनते हुए तमाम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया। मैं ढूंढकर ऐलान करता हूं कि कोई भाई ऐसा बता दे जो वैक्सीन विरोधी वैक्सीन न लगाया हो, तो कृपा करके मेरे सामने आ जाए कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। मैं धन्यवाद दूंगा मनसुख भाई को, क्या गजब का मैनेजमेंट था। मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय के, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, वित्त मंत्री जी को। कमाल का कार्यक्रम साहब, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देश और दुनिया में उसकी क्या ख्याति हुई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एम्स पर बात करना, मेरा समय है अभी, मैं एम्स पर बात करना चाहता हूं। मैं तो शुरू किया है, मैं एम्स पर बात करता हूं। ये कहते हैं एम्स हम लाए, एम्स हम लाए, एम्स हम लाए। अब मेरा बेटा एक दिन मेरे से बोले, पापा यार एम्स ये कांग्रेस के लोग लाए थे क्या? तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। तो पता पड़ा एम्स आया था पंजाब की महारानी की बड़ी एक कृपा और योजना से, दिल्ली का एम्स। बात के एम्स क्या हुआ, तो सूची निकाली। अब सूची निकाली तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। गजब हो गया साहब, ये तो अटल जी ने 2003 में घोषित किए थे। अरे बड़े नाम ले लेके देश भर में घूमते हो। ये बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, ये भरोसा नहीं करने वाले हैं। इनके परिवार के लोग ही गायब हो गए। वो बोले पापा ही झूठ बोलने वालों के साथ है। भैया ये तो रिकॉर्ड पर है, 2003 करते करते 12 आ गया। हाँ इन्होंने एक किया, एक रायबरेली। गजब, एक रायबरेली इनके नाम है। मगर साहब देव कृपा ऐसी थी कि पूरा करने का मौका ही इनको नहीं मिला। वो भी 18 में पूरा हम ही ने किया। इनके खाते में लिखा पड़ा कुछ नहीं, लिए कागज घूमते रहते हैं और एक नाम ले लेते नेता का। अरे उस जमाने के कांग्रेस के लोग, सरदार पटेल से लेकर बाबू जगजीवन राम तक, कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, डिसलाइक हो गए, कोई लाइक नहीं करता। उनकी चीजें गिनाया मत करो। और हम तो एक बात जानते हैं, धन्यवाद तो देंगे माननीय सभापति जी। मैं तो हमारे अधीर रंजन जी के साथ श्रीनगर गया था 15 अगस्त 2021 को, झंडा वंदन था 15 क्रॉप के साथ। गलवान घाटी तक गई थी टीम पूरी, वो भी खुश थे, हम भी खुश थे साहब। ये भारत की सेना। अरे अभी परसेंटेज बता रहे थे लोग, अरे परसेंटेज में कुछ नहीं समझते आंकड़े बताओ। 2,03,000 करोड़ का बजट इनका आखिरी बजट है, जो 2,03,000 करोड़ रुपए सेना को देता था। 10,000 करोड़ की पेंशन के लिए इनका नेता सड़क पर धरने पर था साहब। हम भी पूछते थे ये 10,000 करोड़ की बड़ी राशि वन रैंक वन पेंशन के लिए देंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज लोगों को भटकावे और छलावे में ले जाते हो। आज लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, वह पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि भारत ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करके 2,03,000 करोड़ के बजट को 5,95,000 करोड़ के विशाल बजट पर पहुंचाया। धन्यवाद के स्वर नहीं निकलते। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजनाथ जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, और धन्यवाद तो निर्मला सीतारमण जी का भी बनता है, और धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का भी बनता है। कैसे चुकेंगे साहब, बदल दिया है देश। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं। सेना तो सेना, हमारे यहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय है नीमच, सीआरपीएफ वहीं से बना। अब जब सीआरपीएफ प्रारंभ हुआ, उसका बर्थ प्लेस है, तो उस बर्थ प्लेस के अंदर आप कहते पैसा नहीं आता। मेरे क्षेत्र में कभी पैसा आया नहीं साहब। ब्रिटिशर्स ने बनाया था सीआरपीएफ, खंडर होने को आया था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे सभापति जी, 58 करोड़ रुपए की राशि में 360 आवासीय क्वार्टर बनाए हैं। 28 करोड़ रुपए की राशि में 5 बैरक बनाए हैं। इसमें महिलाओं का बैरक पहली बार आया है। 4 करोड़ का ऑडिटोरियम है और 5 करोड़ के स्विमिंग पूल है। हम तो इतना जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल मेरे सीआरपीएफ में आ गया। और अध्यक्ष जी क्या बात करें, देश तो बहुत बदल गया है। आईएनएस विक्रांत
या नौसेना का ध्वज, बच्चों में रोमांच है, वो ध्वज बदलना भूल गए थे, आज बच्चों में रोमांच है कि हमारे ध्वज को स्मरण किया है। राफेल का विषय या ब्रह्मोस मिसाइल की बातें तो मैं करूंगा नहीं। किस तरीके से हम दुनिया को अब बेचने वाले देश हो गए, किस तरीके से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एचएएल ने बनाया है, चिनाकू और अपाचे हमारी सेनाओं में सम्मिलित हैं, मैं उन बातों को नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निर्यात पर 307 सामग्रियां मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडिया, मेक फॉर इंडिया के तर्ज पर भारत में आई है। और माननीय सभापति जी, मैं तो इतना भी जानता हूं, गर्व भी करता हूं, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी किए थे। मेरे अपने गांव में भारत सरकार ने एक सैनिक स्कूल दे दिया है और दूसरा सैनिक स्कूल भी मेरे ही संसदीय क्षेत्र में सीआरपीएफ के नीमच में आने के लिए तैयारी पर खड़ा है। सैनिक स्कूल 2, मेडिकल कॉलेज 3, गजब, एक आ गया सैनिक स्कूल, एक आएगा। हम तो मांग पर खड़े हैं, संभावनाओं पर खड़े हैं। नर्सिंग कॉलेज 3, कितना गिनाएंगे, ये कहां थे इतने सालों से। और इसीलिए हम एक बात जानते हैं कि आज देश गर्व करता है, भारत की सेनाएं बदली है, भारत की सेनाएं गर्व से खड़ी है। माननीय सभापति जी, पीयूष गोयल जी को धन्यवाद न देंगे और अश्विन वैष्णव जी का धन्यवाद न करेंगे, मनोज सिन्हा जी का स्मरण न करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब हम सब लगे थे साहब, पटरी पूरा रिकॉर्ड खोजा साहब सभापति जी, सारा अंग्रेजों का लगाया पड़ा पटरी। वो स्टेशन भी वैसे ही बने पड़े, वो स्टेशन भी वैसे, पटरियां भी वही, और लिए डब्बा ये बताते रहे हम लाए। आज मैं गर्व से कहता हूं, माननीय सभापति जी, क्षेत्र का सीना फूला पड़ा है। 400 करोड़ रुपया तो आपने नीमच से रतलाम के दोहरीकरण के लिए मेरे क्षेत्र को दे दिया। 150 करोड़ रुपए आपने नीमच से बड़ी सादड़ी, वो सांसद जी यहां नहीं है, बैठे हैं पीछे, नीमच से बड़ी सादड़ी, अरे साहब 150 करोड़ रुपया, और नीमच से चित्तौड़गढ़ के लिए 50 करोड़, बड़ा गजब है। और पहले पिछले साल दिया वो तो मैं गिना ही नहीं रहा हूं, अभी निर्मला जी का ये 5वां बजट है, अगर वो गिनाऊंगा तो ये सब कहेंगे टाइम हो गया। अरे मुझे एक बात समझाओ, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया माननीय सभापति जी, हमारे यहाँ के वृद्ध, हमारे यहाँ की महिला बहनें रेल के डब्बे में चढ़ नहीं सकती थी, आखिरी डब्बे में। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी प्लेटफॉर्म अब ऐसा नहीं है जो रेल की लंबाई के बराबर नहीं है। हम गर्व कर सकते हैं। आपने क्या ध्यान दिया महिलाओं पर और वृद्धों पर, क्या ध्यान दिया बच्चों पर। हम गर्व से कह सकते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं, हमारे यहाँ एक पहले सांसद कांग्रेस से सांसद रही है, वो कांग्रेस की सांसद रही है, एक अंडर ब्रिज एक, और माननीय सभापति जी मेरे पास आपने दिए 65 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज 65। क्या प्रशंसा नहीं करेंगे साहब। अमृत स्टेशनों की झड़ी है, मंदसौर बना दिया, अमृत रेलवे स्टेशन, नीमच बना दिया, गरोट और शामगढ़ घोषित हो गया, जावरा और सुवासरा हम डिमांड पर लगाए हुए हैं। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश को इस बजट में रेलवे में 13,607 करोड़ की विशाल राशि दी है, जो इनके पूरे कार्यकाल में 5 साल में कुल 631 करोड़ रुपए आए थे, आज 13,607 करोड़ की विशाल राशि आई है। माननीय सभापति जी, बात अगर गडकरी जी की ना करेंगे और सड़क की ना करेंगे और धन्यवाद नहीं देंगे तो कैसे रह पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अरे पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र का प्राण बन गया है। 4 मार्ग दिए हैं, ये बैठे हैं उज्जैन के सांसद जी, इनको जोड़ दिया उधर से, और हमारे अभी झालावाड़ के सांसद जी को भी उन्होंने हाँ कर दिया है। 6 मार्गों से 6 मार्गों से जोड़ा है अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र को। 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क, 1 लाख करोड़ का विशाल सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला है। धन्यवाद तो देंगे, मगर एक बात कहूंगा, सुदूर ग्राम सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में सुदूर, अरे ये तो भूल जाते हैं ले लेकर, ये सांसद गिनाते नहीं और इनका डब्बा पता नहीं कहां का बजाते रहते हैं। सुदूर ग्राम सड़क 1496 सड़कें मैं लिस्ट के साथ दे सकता हूं, मैं डायरी साथ में रखता हूं। 1496 सड़कें अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र में बनी है। क्या विकास गिनोगे आप, क्या विकास गिनोगे आप। सीआरएफ मद की सड़कें गिनाएं, पीएमजीएसवाई की 312 सड़कें अकेले
हमारी मालवी भाषा में कह सकते हैं, हम नुगरे नहीं हो सकते, लेने के बाद भूल नहीं सकते। कोई हो तो हो। अपने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में भारत सरकार के इस बजट को नहीं गिनाकर ये अपराध करते हैं। ग्रामीण विकास, सड़कें, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, अरे अकेले शांति धाम बने, कपिल धारा के कुएं मेरे जिले में 1864, 1817 नीमच जिले में, जावरा में 1059 कपिल धारा के कुएं लेकर भूल जाओ। अमृत तालाब का तो क्या कहना, 75 पूरे बन गए हैं। और इसीलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा नरेंद्र सिंह तोमर जी को, भाई गजेंद्र शेखावत, प्रहलाद पटेल और गडकरी जी को भी। माननीय सभापति जी, कांग्रेस भी मोदी जी को रोकती है और जनता भी। कांग्रेस भी मोदी रोको अभियान में लगी है, जनता भी मोदी रोको अभियान में लगी है। फर्क बस इतना है, कांग्रेस ने सोचा आने नहीं देंगे और जनता ने सोचा जाने नहीं देंगे। माननीय सभापति जी, पर्यटन की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और पर्यटन के साथ जानवरों की बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं एक संवाद को 10 एक बार सुना, मेरी यात्रा में कुत्ता आ गया, मेरी यात्रा में सुअर आ गया। अरे भाई, कुत्ता आ गया, सुअर आ गया, गाड़ी से कभी उतरे नहीं, हवाई जहाज से नीचे पांव नहीं रखा। मेरे गांव में तो कुत्ता, अगर आप गांव में आ जाओ ना, तो वो गांव के अतिथि को विदा करने गांव के बाहर तक भी आता है, और गलत आदमी आता तो पजामा पकड़ने भी आता है। अरे भाई, आप कुत्ते और सुअर की बात बताते हो, आप चीते और शेर की बात नहीं करते हो। एक जमाना था कुत्ते आते थे हवाई जहाज में, जमाना बदल गया, अब तो चीते आते हैं हवाई जहाज में। मेरे प्रदेश में हवाई जहाज में चीता आया है, और अब मेरे क्षेत्र में आ गया ना, आ गया, 12 और आ रहे हैं। कहां बैठे हैं सांसद जी? यादव जी, जोरदार। आइए आइए, मैं सबको निमंत्रण करता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र के बदले बदले रूप में आइए। मेरा संसदीय क्षेत्र 8 साल में बदला है, उसे देखने आइए। स्वदेश दर्शन सर्किट में जोड़ा है, बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ा है। उमा महेश, अरे मैं बस 5 मिनट, उमा महेश की प्रतिमा सुनिए माननीय सभापति जी। उमा महेश की प्रतिमा फ्रांस और वाशिंगटन गई थी। नंदी की प्रतिमा भारत महोत्सव में फ्रांस वाशिंगटन गई। धमनार की गुफाएं, धर्मराजेश्वर की गुफाएं, रॉक कटिंग के, उस पर भारत सरकार ने भी पैसा खर्च किया है। आइए चतुर्भुज नाले को देखिए, प्राकृतिक सुंदरता देखते बनेगी। यात्री अब भारत के बाहर मत जाइए, यात्री अब मेरे संसदीय क्षेत्र में आइए, वहां वाटर स्पोर्ट मिलेगा, वहां कुत्ते और सुअर के साथ साथ आपको चीतल मिलेगा, आपको गिद्ध मिलेगा। ये गिद्ध संरक्षण अभियान देश का मेरे ही क्षेत्र में है। माननीय, वहां तेंदुए मिल जाएंगे 70, वहां भेड़िए मिल जाएंगे, सियार मिल जाएगा, लोमड़ी मिल जाएगी, लकड़बट्टा और रीछ मिल जाएंगे, 1,500-4 हजार मगरमच्छ भी मिल जाएंगे। दुर्लभ पक्षी, देश और दुनिया के दुर्लभ पक्षी मिल जाएंगे। आप कहां ढूंढने जाते हो? और 4,000 टन मीठे पानी की मछली हम बंगाल भेजते हैं। आओ मेरे क्षेत्र में, बंगाल का मीठे पानी का पसंद किया जाने वाला मछली भी मेरे यहाँ से। माननीय सभापति जी, पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में, और बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है, हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया है। एक लॉर्ड चाइना जिस होड़ों से डरते थे, वो पराजय का स्थल मेरा क्षेत्र है। आइए दर्शन करने के लिए। अभी 28 करोड़ रुपए हमारे नमामि गंगे अभियान से मेरे ही क्षेत्र को मिले हैं। मैं समाप्त कर रहा हूं। तपस्या करो तो फल जरूर मिलता है, तपस्या करो तो फल जरूर मिलता है, मोहब्बत करो तो प्यार जरूर मिलता है, दाढ़ी रखो तो शिवाय टैगोर जैसी जो नमन करने को जरूर मिलता है, दाढ़ी रखोगे मार्क्स या सद्दाम जैसी तो लोगों को नोचने का मौका जरूर मिलता है। माननीय सभापति जी, अगर एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, क्या सीएम राइज स्कूल हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किए हैं, सेंट्रल स्कूल मुझे 2 अतिरिक्त गिफ्ट में मिले हैं। सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब। लेकिन पीएम श्री स्कूल के आने की खबर इस देश में बड़ी शानदार है साहब। पीएम श्री स्कूल आ रहे हैं, कितने? 14,000, मुझे मिलेंगे 200 से अधिक। इसलिए मौका तो बड़ा जोरदार है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को। लेकिन एक बात कोट करूंगा माननीय सभापति जी, 1949 में इसी सदन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी। मगर वो पंडित जी सदन में कही बात को भूल गए और उनके
राजीव गांधी ने फिर दोहराया 21वीं सदी आने के पहले पहले दे देंगे, दुर्भाग्य न दे पाए। सर्व शिक्षा अभियान तो अटल जी लाए और शिक्षा नीति में परिवर्तन तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। माननीय सभापति जी, सिंचाई की बात तो करने दो, किसान की बात अगर रह गई तो बात रह जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं इन लोगों को, ये बताना चाहता हूं, चंबल डैम बना था 1956 में, लेकिन मेरे क्षेत्र में भानपुरा में 13,354 हेक्टर, गरौठ में 21,400 हेक्टर, शामगढ़ में 80,000 हेक्टर, कयामपुर में 1,12,000 हेक्टर, रामपुरा में 65,000 हेक्टर और मल्लारगढ़ में 46,500 हेक्टर, 3,38,000 हेक्टर। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का ड्रीम माइक्रो इरिगेशन सैटेलाइट से नियंत्रित होता है, वो इरिगेशन प्रोडक्ट मेरे यहां आया है, इसलिए मैं न बधाई दूं, ये संभव नहीं है। और जल जीवन मिशन बड़ा कमाल का है साहब। मैं समाप्त कर रहा हूं, मेरी बात उद्योग पर बाकी है, माननीय सभापति जी खेल पर बाकी है, मेरी बात, चलो मैं समाप्त भी कर देता हूं। सहकारिता पर प्लीज कंक्लूड। अच्छा चलो एक बात कर देते हैं। हाँ। हमारे यहाँ यात्रा का बड़ा महत्व है, हमारे यहाँ यात्रा का बड़ा महत्व है। चलो ये भी छोड़ देते हैं, समाप्त कीजिए। लेकिन मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको मैं इस बजट की प्रशंसा कर रहा हूं। सारे मंत्री और बजट की प्रशंसा में भाव क्या आते हैं, और जो भाव आते हैं ना, बजट की प्रशंसा के भाव और बजट के भाव लिए कहां जाते हैं, उस पर एक गीत है, गीत गाना मुझे आता नहीं, इसलिए पढ़कर गीत को सुनाऊंगा, आप गा सके तो गाओ। बजट के भाव सुन लेना। चंदन है, अरे ये बजट के भाव कहां से लिए? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां सुधीर कर्म जी, से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहां गंगा जल सा निर्मल अविरामी है, इसके सैनिक रणभूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल्के नीचे खेला कर बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा निर्मला सीतारमन जी को, और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भारत श्री के ए राजा, तमाम सांसदों को। श्री ए राजा।